Hello everyone, today I am here with my new video of class 11th. आप सभी जानते हैं कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स। बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि दिस वीडियो विल ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर LT एग्जामिनेशन UK SSSC उत्तराखंड। आप सभी ने साइंस का सिलेबस तो देखा ही होगा और उसका जो हमारा पहला टॉपिक है या पहला जो चैप्टर है वो है एटॉमिक नंबर। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये कोशिश करूँगी कि आई विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अगर आप थोड़ा बहुत और जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 और वीडियो के लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाके उसको भी देख सकते हैं और एटॉमिक नंबर को थोड़ा बहुत और समझ सकते हैं। अदरवाइज़ आप आज से अगर शुरू करते हैं तो ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि अभी तक हम एटम की बात कर रहे थे, हमने पढ़ लिया है कि एटम क्या होते हैं, जिनको हम परमाणु बोलते हैं। ये सब कुछ हमने देख लिया है। अब इस एटम को अगर हम गौर से देखें, ये हमारा एक माना एटम है, ये इसकी बॉडी कुछ ना इस तरीके से होती है एक एटम की। ये हमारा कोई भी एटम है, ये एटम को का संकेत हम इसको कह सकते हैं कि एटम को हमको कैसे दिखाना है, उसका एक संकेत क्या होता है कि एटम का संकेत इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गई हमारी द्रव्यमान संख्या। और इसके जो नीचे लिखा जाता है इसको बोलते हैं हम परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर, इसको हम बोलते हैं। ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, ये हमारा हो गया एटॉमिक मास हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एटम का सिंबल हो गया, एक संकेत हो गया। ठीक है, किसी भी हम एटम को इस तरीके से दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हीलियम को देखते हैं, He, ओके, हीलियम को हमने देखा तो इसका हम परमाणु क्रमांक या फिर जिसको एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं वो कितना होता है, 2। और उसका जो एटॉमिक मास है या फिर जिसको हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं या फिर मास नंबर बोलते हैं वो कितना होता है, 4। तो ये इसका संकेत है, ये इसका मास है और ये इसका एटॉमिक नंबर है। यहाँ तक आपको एटॉमिक जो एटम्स होते हैं उसका जो ढांचा है एक इस प्रकार से होता है, तो आप वो समझ गए होंगे। अब ये एटॉमिक नंबर होता क्या है, इसको आइए थोड़ा देखते हैं कि सबसे सरल भाषा में कहूँ तो एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब जो ये एटॉमिक नंबर है ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, जो बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। हमेशा जो हमारा Z है इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या कहाँ होगी, परमाणु में, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें, परमाणु में। आप इन चीज़ों को याद रखिए। ठीक है, लेकिन अगर जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी कभार बदल जाती है, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन अब आया कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कब बदल रही है, जब इलेक्ट्रॉन्स रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उनमें कमी या फिर वृद्धि होने लग जाती है। ठीक है, अब जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन का अभी परमाणु है, एक सिंपल एटम है। ठीक है, अगर अभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो ये H पॉजिटिव में बदल गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या थी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 1 थी, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 0। ऐसे ही हम क्लोरीन को देखते हैं, अभी ये सिंपल एक परमाणु है,
अगर ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो इट विल बी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव हो जाएगा तो अब ये जब सिंपल एक एटम था तो उस वक्त इसमें इसकी कितनी थी प्रोटॉनों की संख्या? 17 थी, माइनस में एक बढ़ जाएगा 18 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे चार्ज मिलने लगता है घटने बढ़ने लगती है। जब पॉजिटिव आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी और जब नेगेटिव आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लग जाएगी। तो इस तरीके से आपने, और एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम आयरन का, देख सकते हैं Fe का। Fe का जो सिंपल एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। लेकिन जैसी Fe3 पॉजिटिव हो जाता है तो क्या हो गया? 26 से, मैंने कहा था पॉजिटिव में कम हो जाएंगे, 26 से कितने हो गए? इसमें परमाणु की संख्या 23 हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी। समझ में आया? तो अभी तक हमने देखा कि एटॉमिक नंबर की हमने बात कर ली है, ठीक है। अब हम देखते हैं एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास क्या किसे कहते हैं? जिसको हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो ये एटॉमिक मास या फिर मास नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके सम को हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं या मास नंबर बोलते हैं। समझ में आया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम क्या बोलते हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक और परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणुओं में जितनी भी प्रोटॉनों की संख्या होगी उसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसको हम परमाणु के इस तरफ लिखते हैं। द्रव्यमान को हम परमाणु के इस तरफ लिखते हैं। अब मैं आप बच्चों को एक बात ये बताना चाहूँगी कि आप सभी 1 से लेकर 30 तक के सारे जो एटॉमिक नंबर है ना वो याद करेंगे, फ्रॉम हाइड्रोजन टू जिंक। ये आपका वर्क है। मेरे ख्याल से आपने 9th और 10th में ये देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, 10 तक आपको याद भी होंगे। तो हाइड्रोजन से Zn तक आप सभी को याद करने हैं एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद हो पाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे की पढ़ाई। जैसे अभी मैंने बात करी ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मैंने 17 बोल दिया। अब क्यों? क्योंकि वो मुझे याद था। इसी तरीके से आपको वो सभी एटॉमिक नंबर याद करने हैं, क्योंकि इसकी अगली वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको याद करना है। लेकिन फ़िलहाल आपका ये होमवर्क है कि आप 1 से लेकर 30 तक के सारे एटॉमिक नंबर ढूंढिए और उन्हें याद करिए। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने क्या कहा? द्रव्यमान संख्या इसके बराबर हो जाएगी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक हो गया? इन दोनों का योग होगी। हम बोल सकते हैं A = Z + N। अब इन दोनों चीज़ को आपको याद रखनी है। अब इसी के द्वारा हम कुछ सवाल होंगे उनको हल करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है सोडियम का। ठीक, ये इसकी द्रव्यमान संख्या, ये इसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक हमारे हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो अब बताइए, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। अब बताइए, इन्होंने कहा कि इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप बताइए। तो आपने क्या कहा? आपने प्रोटॉन बताने के लिए क्या कह दिया कि 11 में प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा किसके बराबर होते हैं? हमारे एटॉमिक इज इक्वल टू परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या के बराबर होते हैं और परमाणु संख्या हमारी कितनी है? 11। ठीक, अब आपने बता दिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 11। अब आपने कहा इसी में, आपने प्रोटॉन तो बता दिए, इसी में आपने कहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने निकालनी। अब आपको बताए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज ऑलवेज इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या।
मैंने अभी आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या ये सब बराबर होता है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कब बदलती है? जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, लेकिन जब उसमें चार्ज आ जा रहा है। अभी यहाँ तो कोई चार्ज वाला उसने बताया नहीं है। यहाँ कोई उसके पास उसने एक सिंपल एक एटम दिया है हमको, जो अभी उदासीन है, जो न्यूट्रल है। तो प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है हमारी? 11 निकली थी, ये भी 11 हो गई। अब क्या बचा है हमारे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, प्रोटॉनों की संख्या हो गई। अब बचा है हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या। मैं न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। अब आप कहेंगे अरे मैम ये माइनस तो हमने पढ़ा ही नहीं, यहाँ तो हमने प्लस पढ़ा था, अभी माइनस कहाँ से आ गया? अरे भाई, न्यूट्रॉनों की संख्या आपने निकालनी है तो न्यूट्रॉनों की संख्या तो आप यहीं से निकालेंगे ना, इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में न्यूट्रॉन ही है तो आपने इसको निकालना है। अब आप इसको देखिए, इसको कंसिडर करिए। A इज इक्वल टू Z प्लस N है, आपने न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको उन्होंने A दिया हुआ है। A हमारा क्या है? द्रव्यमान की संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या आपको पता चल गई है, आपको परमाणु क्रमांक भी पता है, आपने N निकालना है। तो N को जब निकालेंगे आप तो N यहाँ पर रखेंगे ना आगे इज इक्वल टू के, और आपने क्या निकालना है? A यहाँ आ जाएगा, A माइनस Z हो जाएगा। समझ में आया ना? इस तरीके से आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। कितने हैं हमारे? ये द्रव्यमान संख्या तो पता है तो है हमें, द्रव्यमान संख्या 23 है। 23 माइनस Z कितना आ गया था हमारा? 11 इज इक्वल टू 23 में से 11 गया, 23 में से 11 गया 12। तो ये हमारा क्या निकल गया? न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन 17 और 35। अब बताइए इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों? प्रोटॉनों की संख्या हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारा कितना है? 17। प्रोटॉन निकाल दिए। अब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा इज इक्वल टू होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। प्रोटॉनों की संख्या हमारी कितनी है? 17। ऐसे ही अब आपने न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए आपको A इज इक्वल टू Z प्लस N वाले फॉर्मूले को कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन आपने यहाँ से N निकालना है। तो N निकालने के लिए आप क्या कर देंगे? A माइनस Z कर देंगे। A आपको पता है कितना है? 35 है, द्रव्यमान संख्या है, A मास है, तो 35 माइनस, और Z कितना है हमारा? Z कितना निकला था? एटॉमिक नंबर हमारा कितना है? 17। सिंपल सी बात है। आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 35 में जो हमारा ये मास होता है इसमें से इसको घटा देते हैं, तो इसका आंसर कितना हो गया? 80। ठीक हो गया। तो न्यूट्रॉनों की संख्या इस तरीके से 18 हो गई। आइए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 हैं। इन तीनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं, इलेक्ट्रॉन इस वक्त हमको नहीं बताने। तो अब आप इसको कैसे करेंगे? सोचिए, द्रव्यमान संख्या इस वक्त हमको दी है, तो हम लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या कितनी होती है हमारी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक हो गया। और हम जानते हैं पहले तो हमको प्रोटॉन निकालना है, प्रोटॉनों की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? अब हमको कितने दिए हैं परमाणु क्रमांक? 3 दिए हैं, तो 18 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? परमाणु क्रमांक के बराबर। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? है 18 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो गई? 18।
18 पहले हम 18 वाले के लिए निकालेंगे ना, उन्होंने तीन एलिमेंट के हमको परमाणु क्रमांक दे दिए 18, 19, 20। अब हमको तीनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो 18 जिसका परमाणु क्रमांक होगा उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, परमाणु क्रमांक के बराबर ही तो होगी। तो परमाणु क्रमांक कितना है हमारा 18। तो न्यूट्रॉनों, अब आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लीजिए। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए क्या कर देंगे आप, हम द्रव्यमान संख्या में से 18 को घटा देंगे। द्रव्यमान संख्या हमारी कितनी है 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा 22। ये तो पहला केस हो गया जब परमाणु क्रमांक 18 है। दूसरा केस आया जब परमाणु क्रमांक 19 है। अब 19 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, परमाणु क्रमांक के बराबर कितनी है 19। लेकिन अब आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए आप क्या कर देंगे, द्रव्यमान संख्या में से आप प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे। तो द्रव्यमान संख्या हमारी उसने दिए, यूनिवर्सल दिए एक 40 दिए, 40 माइनस यहाँ पे आप 19 कर देंगे। तो 40 में से 19 गया 21 हो गया। ऐसे ही आप तीसरा लिखेंगे कि 20 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 20। न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए क्या कर देंगे आप, द्रव्यमान संख्या a माइनस जेड। तो हमारा a कितना है 40 है और z कितना निकला हमारा 20 निकला। तो आंसर हो गया 20। थोड़ा सा आपको, अगर आप एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है, अदरवाइज़ आप इसकी शॉर्ट भी इतना लंबा लंबा ना लिख के आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा जो z होगा इज इक्वल टू आप लिखेंगे प्रोटॉनों की संख्या के बराबर तो बराबर 18 हो गया। और यहाँ पे को आप न्यूट्रॉन निकालेंगे इज इक्वल टू a माइनस जेड करके इज इक्वल टू 22। इस तरीके से 40 माइनस 18 इज इक्वल टू 22। ऐसे करके भी आप शॉर्ट ट्रिक से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरीके से करेंगे तो एग्जामिनर को बेहतर तरीके से समझ में आता है कि बच्चे ने अच्छे से समझ के लिखा है और वो समझता भी है इन चीज़ों को। तो आप इस चीज़ को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आपको किस तरीके से करना है। समझना बच्चे बहुत ज़रूरी है, समझ के आप इसको करिए। और एक क्वेश्चन और आप लिखिए और उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देंगे। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, उसको लिखिए कि एक परमाणु है उसके नाभिक में, ठीक है, परमाणु के नाभिक में आपके 12 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी 12 है और आपकी जो प्रोटॉन है उनकी संख्या है 11, ठीक है। अब आपको उसका जो द्रव्यमान संख्या है a उसको ज्ञात करना है और साथ ही ये बताना है कि उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी। न्यूट्रॉन दिए हैं, प्रोटॉन दिए हैं, आपको ए निकालना है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करके दिखाई देंगे और मेरा जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ज़रूर लिखेंगे। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन एक और करिएगा। एक क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको भी आप करेंगे कि कोई एक तत्व है उसमें की जो परमाणु संख्या है, उस तत्व की माना कोई एक तत्व है x, उसकी परमाणु संख्या 17 है और उसका परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या कितना है 35 है। अब आपको इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि समान परमाणु क्रमांक के 2 परमाणु हैं, एक x और एक y है, 2 परमाणु है कह रहा, इनका परमाणु क्रमांक एक सा है लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है 208 और 210। द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, परमाणु क्रमांक एक ही कह रहा। वो कह रहा है कि अगर नाभिक, यदि x नाभिक में 136 न्यूट्रॉन है, उन्होंने कहा अगर इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 126 है तो y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी और इन दोनों का परमाणु क्रमांक कितना होगा, ये आपने करना है।
देखो इस तरीके से क्वेश्चन को ना थोड़ा शॉर्ट करने का ट्रिक। आपने लिख लिया एक्स वाई, उसमें द्रव्यमान संख्या ये है, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें दी है, इसमें निकालनी है, जेड दोनों में निकालना है। सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या है आपका फॉर्मूला? ए इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या बराबर क्या है आपका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आपको पता है एक्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं एक्स में कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के? मैं आप यहाँ से प्रोटॉन तो निकालेंगे, न्यूट्रॉन दिए हैं आपको, द्रव्यमान संख्या दी है, तो आप इसमें से न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या निकाल लीजिए। 208 में से आप 126 को आप माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 82। इसलिए x और y का जो परमाणु क्रमांक होगा 82 ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसने पहले प्रश्न में कहा था कि दो समान परमाणु क्रमांक वाले दो परमाणु, तो अगर एक का x का 82 आया है तो इसका मतलब y का भी 82 आ जाएगा। तो अब देखिए इसका y का भी परमाणु क्रमांक 82 हो गया। इसका मतलब अब इसका आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालने से पहले आपने देख लिया इसमें कितना इसका परमाणु क्रमांक है, Z 82 ही होगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि दोनों समान परमाणु क्रमांक वाले कह दिया इसने, तो Z इसका मतलब इसका भी 82 आ गया है, इसका भी Z 82 आ गया है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए क्या हो जाएगा? 210 में से आप 82 को माइनस कर देंगे। तो 210 में से 82 को माइनस करेंगे आप, तो 10 में से 2 गया 8, 0, 10 में से 8 गया 2, 1, 128। बस समझ में आया ना? कुछ नहीं था, आपने केवल एक फार्मूला अप्लाई करा, आपको पता ही था ये निकालना है। आपको x में पता था, x के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या आपने ज्ञात कर दी, क्योंकि इसने बताया था, ये हमको नहीं पता था। इसने न्यूट्रॉन्स बताए थे और हमको कितने क्या बताए थे? न्यूट्रॉन बताए थे और हमको द्रव्यमान संख्या बताई थी। ठीक है, तो क्या कर दिया आपने? द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन थे तो आपकी इसमें प्रोटॉन की संख्या निकल गई, इसमें से इसको आपने घटा दिया। दोनों में से घटाने के बाद आपके पास 82 आ गया, मतलब आपके प्रोटॉनों की संख्या 82 आ गई। अब हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो हमेशा इक्वल टू होती है परमाणु क्रमांक के और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो अब इन दोनों का परमाणु क्रमांक भी हमको ज्ञात करना था, Z निकालना था, तो इन दोनों का परमाणु क्रमांक 82 आ गया, क्योंकि प्रश्न में यही था कि दो समान परमाणु क्रमांक वाले दो परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान है, तो अगर एक का 82 आया तो दूसरे का भी 82 होगा। अब दोनों का Z 82 आ गया। अब इसमें इसके तो दोनों निकल गए, इसका n बचा है, न्यूट्रॉनों की संख्या बची है, और न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए क्या निकालना है? अब आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए फिर आप क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या में से a माइनस p कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, द्रव्यमान में से प्रोटॉनों की संख्या को आप घटा देंगे, तो a माइनस p इज इक्वल टू 128। तो ऐसे ही करके आप और सारे भी बहुत से क्वेश्चन हैं, आप उनको करिए। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। और ये जो दो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, आप इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए फिर से मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।